तो ये कहानी है हरक्यूल नामी एक स्पाई की जो किसी केस के सिलसिले में जेरूसलम आए हैं, जहाँ की चर्च में से एक बहुत ही कीमती चीज चुरा ली गई थी और उसका इल्जाम इन 3 प्रीस्ट पर लगाया जा रहा था। हरक्यूल अब चर्च में जाते हैं जहाँ चोरी हुई थी। यहाँ की सारी छानबीन करने के बाद अब वो लोगों के दरमियान में आते हैं जहाँ वो इंस्पेक्टर खड़े थे जिसने ये केस को सोल्व करने के लिए हरक्यूल को यहाँ जेरूसलम में बुलाया था। तीनों प्रीस्ट सब लोगों के सामने किसी मुजरिमों की तरह खड़े थे। तभी हरक्यूल आके सभी लोगों को बताता है कि ये तीनों के तीनों प्रीस्ट बेगुनाह हैं। चोरी इन्होंने नहीं की क्योंकि चोरी करने के बाद चोर छत के रास्ते से भागा था और ऐसे उसके जूतों के निशान दीवार पर पड़ गए थे। ये जूते काफी मोटे सोल के हैं और इन तीनों प्रीस्ट में से कोई भी प्रीस्ट ऐसा जूता नहीं पहनता और अगर कोई ऐसा जूता पहनता है तो वो ये इंस्पेक्टर है। इंस्पेक्टर हरक्यूल की ये बात सुनकर गुस्से में आ जाते हैं और कहते हैं कि मैंने ही तो आपको ये केस सोल्व करने के लिए यहाँ बुलाया है। अगर मैंने चोरी की होती तो मैं ऐसा क्यों करता। जवाब में हरक्यूल कहते हैं कि अभी पता चल जाएगा कि सच्चाई क्या है। मैंने तुम्हारे ही कुछ लोगों को तुम्हारे ही घर तलाशी लेने के लिए भेजा है, बस इंतजार करो, वो आते ही होंगे। उनकी बातों के दौरान वो तलाशी लेने वाला आदमी आ भी जाता है और हैरानी की बात ये थी कि उन्हें इंस्पेक्टर के घर से वो कीमती चीज मिल भी गई थी। तो साफ जाहिर था कि इंस्पेक्टर ही चोर था और ऐसे उसे अरेस्ट कर लिया जाता है। और यहाँ मौजूद सभी हरक्यूल की इंटेलिजेंस पर हैरान रह जाते हैं कि उसने कुछ ही घंटों में बड़ी आसानी से ये केस सोल्व कर दिया था। अपनी इसी इंटेलिजेंस की वजह से हरक्यूल आज तक हजारों केस सोल्व कर चुका था और अब पूरी दुनिया का एक मशहूर जासूस था। वो जेरूसलम से निकलने ही वाला होता है कि यहाँ उसे अमेरिका से एक इनविटेशन मिल जाता है किसी खास केस को सोल्व करने के लिए। हरक्यूल फिलहाल अपने काम से ब्रेक लेना चाहते थे लेकिन ये केस भी जरूरी था, इसलिए वो लंदन जाने के लिए एक ओरिएंट एक्सप्रेस नामी लग्जरी ट्रेन में बैठ जाते हैं। इस पूरी ट्रेन के अंदर सिर्फ 12 कंपार्टमेंट हैं। ये बिजनेस क्लास ट्रेन है और इसीलिए सिर्फ 12 लोग ही यहाँ जेरूसलम से लंदन की तरफ जा रहे हैं। इसी ट्रेन के अंदर रिचर्ड नाम का एक आदमी भी सफर कर रहा था। उसे उसके कंपार्टमेंट के बाथरूम से एक धमकी वाला नोट मिलता है जिसे पढ़कर वो डर चुका था। वो इस नोट को लेकर हरक्यूल के पास जाता है क्योंकि वो जानता है कि हरक्यूल एक बहुत ही होशियार स्पाई है। रिचर्ड हरक्यूल को ये नोट दिखाता है और कहता है कि मैं जानता हूँ कि मेरी जान खतरे में है और मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी ले लो और अगर तुम जिम्मेवारी ले लेते हो तो मैं तुम्हें 1 हफ्ते के $15,000 दूंगा, जो पुराने वक्तों में एक बहुत बड़ी रकम हुआ करती थी। इतनी बड़ी रकम के बावजूद भी हरक्यूल रिचर्ड को इनकार कर देते हैं क्योंकि वो जानते थे कि रिचर्ड कोई अच्छा इंसान नहीं है बल्कि वो एक गैंगस्टर था। अब रात हो जाती है। हरक्यूल और रिचर्ड दोनों के कंपार्टमेंट साथ साथ ही थे। रात को हरक्यूल को रिचर्ड के कैबिन में कुछ हलचल महसूस होती है। वो जब बाहर जाकर देखते हैं तो रिचर्ड के कंपार्टमेंट के बाहर एक अटेंडेंट खड़ा था जो रिचर्ड से पूछता है कि आप ठीक तो है ना। अंदर से ये आवाज आने पर कि हाँ सब ठीक है, ट्रेन अटेंडेंट और हरक्यूल दोनों ही अपनी जगह पर जाकर आराम करने लगते हैं। कुछ वक्त गुजरता है और हरक्यूल को रिचर्ड के कमरे से दोबारा कुछ और सुनाई देता है। वो जल्दी से निकलकर बाहर आते हैं तो देखते हैं कि रिचर्ड के कमरे से कोई रेड गाउन पहने लड़की तेजी से भाग रही थी। उसे इग्नोर करते हुए हरक्यूल वापस अपने कमरे में आ चुके थे। ट्रेन के बाहर मौसम बहुत ही ज्यादा खराब था। देखते देखते ये बुरा तूफान इस ट्रेन को भी अपनी लपेट में ले लेता है जिसके नतीजे से ट्रेन पटरी से उतर जाती है। हैरानी की बात ये थी कि इतने बड़े एक्सीडेंट में भी किसी को कुछ पता नहीं चला। जब ये लोग सुबह उठे तो इन्हें मालूम हुआ कि ये लोग यहाँ फंस चुके हैं। सभी लोग ट्रेन के लॉन्च में मौजूद थे और जो यहाँ नहीं था वो रिचर्ड ही था। हरक्यूल देखते हैं कि रिचर्ड के कमरे के बाहर वेटर काफी देर से उसका दरवाजा नॉक कर रहा था लेकिन अंदर से कोई रिस्पॉन्स न आने पर हरक्यूल ये जान जाते हैं कि अंदर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। वो अब रिचर्ड के कंपार्टमेंट के दरवाजे को तोड़ने की कोशिश में लग जाते हैं और इसके साथ ही वो वेटर को एक डॉक्टर और इस ट्रेन के मैनेजर को बुलाने के लिए कहते हैं। दरवाजे के खुलने पर इन सब लोगों के होश उड़ चुके थे क्योंकि यहाँ ये लोग देख रहे थे कि रिचर्ड मर चुका था। उसका मर्डर किया गया था। कई बार उसके पेट में बुरी तरह चाकू से वार करके उसे मारा गया था। ट्रेन का मैनेजर तो काफी घबरा चुका था क्योंकि उसकी ट्रेन के अंदर ये मर्डर हुआ है। वो हरक्यूल को कहता है कि सर प्लीज किसी भी तरह करके आपको ये केस को सोल्व करना ही पड़ेगा, ये हमारी कंपनी की इज्जत का सवाल है। हरक्यूल उसका केस लेने से साफ इनकार कर चुके थे क्योंकि वो जानते थे कि ये आदमी एक क्रिमिनल है। लेकिन यहाँ ट्रेन का मैनेजर जो हरक्यूल का दोस्त भी था वो उसे फोर्स करता है कि किसी भी तरह अगले स्टेशन पे जाने से पहले पहले इस केस को सोल्व कर दो। मैं नहीं चाहता कि हमारी कंपनी का नाम इस केस की वजह से खराब हो जाए। ना चाहते हुए भी हरक्यूल को ये केस लेना पड़ता है। केस सोल्व करने के लिए वो जब रिचर्ड के कंपार्टमेंट के पास जाते हैं तो वहाँ उन्हें बेहोश करने वाली टैबलेट्स मिलती हैं। पहली चीज तो वो ये पता चलाते हैं कि रिचर्ड को बेहोश करके मारा गया था, इसीलिए मरते वक्त
ना तो उन्होंने कोई शोर मचाया और ना ही अपने आप को बचाने की कोशिश की। यहीं हरक्यूल को एक रुमाल मिलता है जो काफी कीमती था और इसके ऊपर एच लिखा था। इसके अलावा भी हरक्यूल को यहाँ काफी अजीबोगरीब सबूत मिलते हैं जिसे हरक्यूल फेक करार दे देता है और कहता है कि ये सारी चीजें यहाँ पुलिस को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए रखी गई हैं। उसे जो एक सबूत सच्चा लग रहा था वो एक लोहे का जला हुआ टुकड़ा था, जिसे जब वो लालटेन के ऊपर रखते हैं तो उसके ऊपर लिखा हुआ मैसेज सामने आ जाता है जिसपे लिखा था एज अ स्ट्रॉन्ग ब्लड इज इन योर हैंड्स यू विल डाई, यानी जो खून तुमने किया था उसके बदले तुम मरोगे। ये पढ़ने के बाद हरक्यूल ट्रेन मैनेजर से कहते हैं कि ये कोई इतना आसान केस नहीं है, ये मर्डर एक खून का बदला है और केस बिगड़ भी सकता है। यहाँ पर हरक्यूल रिचर्ड के किए सबसे अफसोसनाक मर्डर की कहानी सुनाता है जो कि उसने एक डेजी आर्मस्ट्रॉन्ग नामी छोटी बच्ची का किया था। रिचर्ड ने उस बच्ची को उसके घर से किडनैप किया, उसके बदले उससे बहुत से पैसे मांगे, लेकिन पैसे लेने के बावजूद भी उन्होंने उसकी बेटी का मर्डर कर दिया था। ये सदमा आर्मस्ट्रॉन्ग की वाइफ बर्दाश्त नहीं कर पाई और अपनी बेटी के दुख में मर गई। उसके साथ साथ उनका दूसरा बच्चा भी इस दुनिया में आने से पहले ही मर गया। मैनेजर हैरान थे कि हरक्यूल को इस केस के अंदर की स्टोरी भी कैसे पता थी। हरक्यूल जवाब में कहते हैं कि मुझे आर्मस्ट्रॉन्ग ने इस केस की इन्वेस्टिगेशन के लिए हायर किया था, लेकिन इससे पहले कि मैं उनकी मदद के लिए उनके पास पहुंचता, अपनी फैमिली के मरने के गम में उन्होंने सुसाइड कर लिया था और ऐसे बहुत से लोगों ने अपने बहुत से प्यारों को खो दिया था। ये लोग अब ट्रेन के अंदर वापस चले जाते हैं जहाँ पर हर्बर्ट नामी एक पैसेंजर हरक्यूल को बताती है कि रात किलर उसके भी रूम में आया था। उसने किलर के आने के बारे में ट्रेन अटेंडेंट को भी बताया था, लेकिन ट्रेन अटेंडेंट ने भी उसकी बात पर कोई यकीन नहीं किया। वो हरक्यूल को एक बटन देती है जो शायद उस किलर का ही था। हरक्यूल उस बटन को देखकर पहचान जाता है कि ये बटन किसी ट्रेन अटेंडेंट का है, लेकिन इस ट्रेन के अंदर सिर्फ एक ही ट्रेन अटेंडेंट था और उसका यूनिफॉर्म देखने पर उसकी शर्ट में सारे बटन थे। इट मींस वो तो किलर नहीं हो सकता था। इसके बाद हरक्यूल इस ट्रेन के सभी पैसेंजर से इन्वेस्टिगेशन करना शुरू कर देता है और पहुंचता है प्रिंसेस के अपार्टमेंट में। वो प्रिंसेस से सवाल करता है कि क्या आप किसी आर्मस्ट्रॉन्ग नामी फैमिली को जानती थी। प्रिंसेस बताती है कि हाँ, मैं जानती थी। मैं डेजी आर्मस्ट्रॉन्ग की गॉड मदर थी। मैं उसे रिलीजन के बारे में पढ़ाती थी और डेजी आर्मस्ट्रॉन्ग वही बच्ची थी जिसका रिचर्ड ने मर्डर किया था। प्रिंसेस पूछती है कि ये आर्मस्ट्रॉन्ग फैमिली का इस केस से क्या ताल्लुक। हरक्यूल जवाब में बताते हैं कि जिस आदमी का रात मर्डर हुआ वही आर्मस्ट्रॉन्ग फैमिली की मौत का जिम्मेदार था। ये बात सुनने के बाद प्रिंसेस रिलैक्स हो जाती है और कहती है कि शुक्र है कि वो आदमी मर गया, मैं उससे नफरत करती हूँ। उनकी इस हरकत से हरक्यूल को प्रिंसेस पर शक होता है कि कहीं उन्होंने तो रिचर्ड को नहीं मरवाया। वो यहाँ उनके सामने एक रुमाल रखते हैं जो उन्हें रिचर्ड के पास से मिला था और उसके गवर्नर से कहते हैं कि क्या ये तुम्हारा है। गवर्नर कहती है कि नहीं, ये तो बहुत महंगा है और मैं इतना महंगा रुमाल अपने पास नहीं रख सकती। हरक्यूल को ये रुमाल गवर्नर का इसलिए लग रहा था क्योंकि उसका नाम भी एच से शुरू होता था और एच ही इस रुमाल पर लिखा था। हरक्यूल इन्वेस्टिगेशन करते करते इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि मर्डर जिसने भी किया था उसने अटेंडेंट के कपड़े पहन के किया था। हो ना हो उन्होंने कपड़े अपने सामान में ही छुपाए थे, इसीलिए वो सभी पैसेंजर्स का सामान चेक करते हैं पर उन्हें किसी के पास से कुछ भी नहीं मिलता। पर उन्हें अपने ही सामान में वो रेड गाउन मिल जाता है जिसे पहनकर उन्होंने रात को एक लड़की को रिचर्ड के कमरे से भागते हुए देखा था। ये देख हरक्यूल हंसने लग जाते हैं और कहते हैं कि किलर जो कोई भी है बहुत चालाक है। वो बड़ी चालाकी से इस मर्डर को एक हादसा बनाने के साथ साथ मेरा भी मजाक बना रहा है। फिर इसके बाद हरक्यूल प्रिंसेस की गवर्नेंस का सामान चेक करते हैं और इसमें से उन्हें अटेंडेंट का यूनिफॉर्म मिल जाता है। मजे की बात ये थी कि इस कोट के ऊपर बटन भी नहीं था। शक तो अब गवर्नेंस पर ही जा रहा था, लेकिन हरक्यूल कहते हैं कि नहीं, गवर्नेंस ने ये मर्डर नहीं किया, क्योंकि अगर उन्होंने ये मर्डर किया होता तो वो कभी भी ये कोट अपने सामान में ना छुपाती। हरक्यूल अब कोट को स्मेल करते हैं और इन्हें कोट में से अल्कोहल की स्मेल आती है। अब ट्रेन मैनेजर को ये बात पता थी कि इस ट्रेन में अल्कोहल सिर्फ रिचर्ड के अकाउंटेंट ने ही ली थी। ये लोग उसके पास इन्वेस्टिगेशन के लिए जाते हैं। अपने आप को खतरे में देखकर वो अकाउंटेंट यहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन हरक्यूल उसे पकड़ लेते हैं। उससे इन्वेस्टिगेशन की कोशिश करते हैं, लेकिन यहाँ पर वो अकाउंटेंट उन्हें बताता है कि मैंने रिचर्ड का कत्ल नहीं किया। देखो, मैं ये मानता हूँ कि मैं एक ईमानदार इंसान नहीं, मैं उसके पैसे चुराता था, लेकिन खुद ही सोचो मैं उस इंसान को क्यों मारूंगा जो मेरे लिए सोने का अंडा देने वाली मुर्गी जैसा काम करता था। यानी मुझे उसके पैसों का बहुत फायदा होता था। उसकी बात में पॉइंट तो था। हरक्यूल अब परेशान हो जाता है और जिसके ऊपर भी शक करता है आखिर में वो बेकसूर निकलता है। उसके बाद हरक्यूल अब डॉक्टर के पास आते हैं जो भी इस ट्रेन के जरिए लंदन जा रहे थे। वो डॉक्टर से कहते हैं कि इस पूरी ट्रेन के अंदर आप ही हैं जो सिगार पीते हैं और ये सिगार क्लीनर मुझे रिचर्ड के रूम से मिला है। जवाब में डॉक्टर कहते हैं कि मैं एक डॉक्टर हूँ, मैं लोगों को बचाने का काम करता हूँ
हूँ, मारने का नहीं। हरक्यूल डॉक्टर को कहते हैं कि मैंने आप जैसे लोगों को इस टाइम पर बहुत कम डॉक्टर बने देखा है। क्या आप बहुत स्पेशल हैं? ये वो टाइम था जब अफ्रीकन्स को ज्यादा फैसिलिटीज नहीं दी जाती थी। अंग्रेज उन्हें अपने से छोटा और कमतर मानते थे। और इस बारे में डॉक्टर बताते हैं कि मैं आर्मी में शार्प शूटर था। मैंने बहुत से ऑफिसर्स की जान बचाई और इसके इनाम में उन्होंने मेरी स्टडी कंप्लीट करवाने में मेरी हेल्प की। अब हरक्यूल उससे सवाल करता है कि अगर तुम आर्मी में थे तो क्या तुम कर्नल आर्मस्ट्रॉन्ग को जानते थे? लेकिन डॉक्टर ऐसे किसी भी इंसान को जानने से मना कर देता है। यहाँ अब हरक्यूल दोबारा रिचर्ड के अकाउंटेंट के पास आते हैं। वो उसे पूछते हैं कि क्या तुम कर्नल आर्मस्ट्रॉन्ग या उसकी फैमिली के बारे में कुछ भी जानते हो? जिसके जवाब में ये अकाउंटेंट बताता है कि हाँ, मैं उनके बारे में जानता हूँ। कर्नल आर्मस्ट्रॉन्ग मेरे डैड के बहुत अच्छे दोस्त थे। वो जब मरे तो उनका केस मेरे डैड ने लड़ा था, लेकिन बदकिस्मती से वो किसी को भी मुजरिम नहीं ठहरा पाए थे। इस केस को सोल्व करने का उनके ऊपर बहुत प्रेशर था। ऐसे में उन्होंने आर्मस्ट्रॉन्ग की पूरी फैमिली के मर्डर का इल्जाम उनकी काम वाली पर लगा दिया था, जिस लेडी ने इस झूठे इल्जाम के सदमे में सुसाइड कर लिया। जब तक पता चला कि इन सभी मर्डर्स के पीछे रिचर्ड था, वो लड़की मर चुकी थी और इस रिग्रेट में मेरे डैड ने भी सुसाइड कर लिया। ये स्टोरी सुनाते ही अकाउंटेंट तो फंस चुका था। हरक्यूल कड़ी से कड़ी मिलाते ही फौरन ही उसे मुजरिम साबित कर देते हैं और कहते हैं कि देखा, मैंने कहा था ना कि तुमने ही मर्डर किया है। इस कोर्ट में से तुम्हारे ही अल्कोहल की स्मेल आ रही है। तुम अपनी बाप की मौत का बदला लेने के लिए पहले रिचर्ड के अकाउंटेंट बने, तुमने उसका पैसा खाया, उसे कंगाल कर दिया और फिर उसे मार डाला। अभी वो ये बात ही कर रहे थे कि अचानक उन्हें ट्रेन में किसी के चीखने की आवाज आती है। ये हर्बर्ट की आवाज थी, जिसके रूम में पहले भी किलर आया था। वहां जाकर ये सब देखते हैं कि हावर्ड के कंधे पर किसी ने चाकू मारा था। डॉक्टर उसके कंधे से चाकू निकाल देते हैं। इस वाक्य से हर कोई परेशान हो जाता है क्योंकि उसे लग रहा था कि अकाउंटेंट किलर है, लेकिन किलर अकाउंटेंट नहीं, वही इंसान था जिसने हावर्ड पर भी अभी हमला किया है। ये इंसान कौन है? हरक्यूल को उसका पता चलाना था। यानी जहां हरक्यूल को लग रहा था कि केस पूरा सोल्व हो गया है, अब वही केस दोबारा से पूरी तरह उलझ के रह गया था। खैर, अब हरक्यूल एक और बार इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करता है। इस इन्वेस्टिगेशन में वो सारे लोगों से दोबारा बातचीत करना शुरू करता है और एक ऐसे कपल के रूम में आता है जिसमें से एक लड़की ने अपने पासपोर्ट में अपने नाम के साथ छेड़छाड़ की थी। हरक्यूल पहचान लेता है कि यहाँ पर उसके नाम के आगे एच लिखा हुआ था, यानी उसका नाम हलीना था, पर उसने एच हटाकर अलीना कर दिया था। हरक्यूल पूछता है कि तुमने ऐसा क्यों किया? जवाब में वो लड़की कहती है, क्योंकि तुम्हें एक रुमाल मिला था जिस पे एच लिखा था। मैं और मेरे हस्बैंड नहीं चाहते थे कि हम तुम्हारे शक के दायरे में आए, इसलिए हमने पासपोर्ट से एच मिटा दिया। उसकी इस हरकत से हरक्यूल को शक हो चुका था कि शायद यही कपल मर्डर में और रॉबर्ट पर हमला करने में शामिल है। इन्वेस्टिगेशन करते हुए हरक्यूल को यह भी पता चल जाता है कि डेजी आर्मस्ट्रॉन्ग हलीना की सिस्टर की बेटी थी। उसका शक और भी ज्यादा पक्का हो जाता है कि वो शायद अपनी बहन और उसकी फैमिली का बदला रिचर्ड को मारकर लेना चाहती थी। खैर, अब इन्वेस्टिगेशन हरक्यूल स्टार्ट करते हैं और एक ऐसी लड़की से मिलते हैं जो डेजी आर्मस्ट्रॉन्ग की नर्स थी और उस दिन इसकी लापरवाही की वजह से रिचर्ड डेजी आर्मस्ट्रॉन्ग को उस दिन किडनैप कर पाया था। हरक्यूल उसे कहता है कि मैं जानता हूँ कि आपने इस चीज का बदला लेने के लिए रिचर्ड को मार डाला। अभी वो यही बात कर रहे थे कि अचानक उनके ऊपर पीछे से कोई गोली चला देता है जो कि उनके बाजू को छूकर चली जाती है। ये गोली चलाने वाले और कोई नहीं बल्कि डॉक्टर थे। वो हरक्यूल से कहते हैं कि बस बंद करो ये सारी इन्वेस्टिगेशन, मैंने ही मारा है उसको, क्योंकि रिचर्ड मेरा सबसे बड़ा दुश्मन था। उसने मेरे सबसे प्यारे दोस्त कर्नल आर्मस्ट्रॉन्ग को मार दिया, जिसने उस वक्त पे मेरा साथ दिया था जब कोई हमें पसंद नहीं करता था। रिचर्ड जैसे बेरहम आदमी ने उसकी पूरी फैमिली को मार डाला और इसी गुस्से में मैंने उसका मर्डर किया। अभी वो लोग यही बातें ही कर रहे थे कि अचानक उन्हें ट्रेन में एक झटका महसूस होता है। पता चलता है कि जो ट्रेन तूफान की वजह से पटरी से उतर चुकी थी वो वापस पटरी पर आ गई है और आगे चलने के लिए तैयार है। लेकिन अब आगे चलने से पहले सभी पैसेंजर्स की हरक्यूल मीटिंग रखता है। वो इन सब से कहता है कि मैं जानता हूं कि आप में से कोई भी किलर नहीं है। डॉक्टर जिस मर्डर को कन्फेस भी कर रहे हैं वो भी किलर नहीं है, लेकिन मर्डर की मिस्ट्री खुल भी नहीं रही और मुझे तो इस मर्डर के पीछे सिर्फ दो ही कहानियां समझ आ रही हैं। एक ये कि कोई किलर अटेंडेंट के कपड़ों में रिचर्ड के कमरे में आया, उसने रिचर्ड को मारा और फिर मिसेस हॉवर्ड के कैबिन की विंडो से भाग गया क्योंकि उसका बटन मिसेस हॉवर्ड के कंपार्टमेंट से मिला था। और अगर मैं दूसरी कहानी तक जाऊं तो मुझे खुद भी उस कहानी पे यकीन नहीं हो रहा, क्योंकि आप में से कोई भी मुझे किलर नहीं लगता, लेकिन मेरा सारा शक और सारे सबूत आप सभी लोगों के खिलाफ है। मुझे लगता है कि ये मर्डर आप सब लोगों ने मिलकर किया है और आप सभी के पास ऐसा करने का कोई ना कोई रीजन भी था। जैसे कि डॉक्टर जो कर्नल आर्मस्ट्रॉन्ग की वजह से ही डॉक्टर बने, उनकी लाइफ अच्छी हुई और वो तो मान भी रहे हैं कि उन्होंने अपने दोस्त का
बदला लेने के लिए उनका मर्डर किया, लेकिन किलर मुझे ये भी नहीं लगते। दूसरे नंबर पर आर्मस्ट्रॉन्ग की बेटी की नर्स, जो कि उस दिन नशे की हालत में थी, जिसकी वजह से उस दिन रिचर्ड डेजी आर्मस्ट्रॉन्ग का किडनैप कर पाया। अपनी इसी गलती का बदला लेने के लिए वो रिचर्ड को मार सकती थी। तीसरे नंबर पर हेलिना, जिसकी बहन और उसकी बेटी रिचर्ड की वजह से मरी। चौथे नंबर पर प्रिंसेस, जो डेजी आर्मस्ट्रॉन्ग की गॉड मदर थी, उसे रिलीजन पढ़ाती थी और उससे बहुत प्यार करती थी। और फिर मिसेज हर्बर्ट, जिनके कंधे पर भी किलर ने हमला किया था, वो तो डेजी आर्मस्ट्रॉन्ग की ग्रैंड मॉम थी। हरक्यूल की ये सारी बातें सुनकर ट्रेन मैनेजर गुस्से में आ जाता है, कहता है कि अगर यही किलर हैं, इनके ऊपर हमला किसने किया था? जवाब में हरक्यूल कहता है कि तुम अभी समझे नहीं, ये सब के सब लोग मिले हुए हैं। देखो उस अकाउंटेंट को, उसको अपने बाप का बदला चाहिए था। वो आदमी और ट्रेन का अटेंडेंट, ये दोनों उसी लड़की की फैमिली से हैं जिसके ऊपर आर्मस्ट्रॉन्ग की फैमिली के मर्डर का इल्जाम आ गया था, और वो अपनी बहन के मरने का बदला लेना चाहते हैं। और ये पुलिस ऑफिसर और उनके साथ बैठा वो आदमी कर्नल आर्मस्ट्रॉन्ग और इन दोनों के भी बहुत अच्छे दोस्त थे, और उन्हीं के दिलवाए बैंक लोन्स की वजह से इन्होंने अपने बड़े बड़े बिजनेस शुरू किए। आर्मस्ट्रॉन्ग के मरने का असर इन सब की जिंदगियों पर हुआ था, और इन सब ने मिलकर रिचर्ड का कत्ल किया। ये बात सुनते ही अब यहाँ पर मिसेज हॉवर्ड खड़ी हो जाती है और गुस्से में बोलती है कि हाँ, हम सब ने मिलकर ही किया है, लेकिन इसमें सबका कसूर नहीं, सिर्फ मेरा कसूर है। ये सारी प्लानिंग मेरी ही थी। वो कहती है कि कई सालों से मैं ये प्लान बनाती आ रही हूँ। मैंने ही अपने प्लान के तहत अकाउंटेंट को रिचर्ड के पास जॉब करने के लिए भेजा, ताकि वो एक दिन हमारे साथ सफर करने पर मजबूर हो जाए, जहाँ हम उसे मार दें। हमने ही इस अटेंडेंट की ड्यूटी अपनी ट्रेन में लगवाई। हमारी हर चीज प्लान के अकॉर्डिंग हुई, और ऐसे हमने रिचर्ड को मार दिया। आपका इस मर्डर से ध्यान हटाने के लिए हमने सबूतों को इधर उधर फैलाया। मैंने अपने आप को चाकू भी मरवाया। वो चाकू डॉक्टर ने मारा था, और ऐसी जगह मारा था जहां से मुझे ज्यादा चोट न लगे। और ये चाकू इसलिए मरवाया गया था ताकि आपको लगे कि किलर यहां से मर्डर करके भाग गया है, पर आप तो इस मर्डर के पीछे ही पड़े रहे। हरक्यूल उन सभी की बातें सुनकर दुखी हो जाता है, क्योंकि वो खुद भी जानता था कि रिचर्ड कोई अच्छा इंसान नहीं था। उसको मारकर इन्होंने कोई बुरा काम नहीं किया था। हरक्यूल अब टेबल के ऊपर अपना रिवॉल्वर रखते हैं और यहाँ से जाने लगते हैं। जाते जाते वो कहते हैं कि मैं झूठ नहीं बोल सकता। मुझसे अगर किसी ने इस मर्डर के बारे में पूछा तो मुझे सच बताना पड़ेगा, और इससे अच्छा यही है कि तुम लोग मुझे यही मार दो। सभी दुखी थे। डेजी आर्मस्ट्रॉन्ग की ग्रैंड मदर जल्दी से वो रिवॉल्वर उठा लेती है। हरक्यूल आगे की तरफ जा रहा था, वो हरक्यूल की तरफ रिवॉल्वर तानती है, लेकिन उनसे हरक्यूल को मारा नहीं जाता, और अब वो उस रिवॉल्वर को अपनी गर्दन पर रखकर शूट कर देती है। लेकिन पता चलता है कि उसके अंदर तो बुलेट्स ही नहीं थी। हरक्यूल वो बुलेट्स पहले ही निकाल चुका था। वो तो बस इन लोगों को टेस्ट कर रहा था कि क्या इन लोगों के अंदर इतना हौसला है कि ये किसी को मार सकते हैं। ये सब के सब उसके टेस्ट में पास हो गए थे। ये सब मासूम थे, इन्होंने बस अपना बदला लिया था। इसीलिए अब हरक्यूल इन सब को बचाने का फैसला करते हैं। सफर दोबारा शुरू हो जाता है। वो इन सब लोगों से कहते हैं कि तुम लोगों ने जो भी किया ठीक किया। मैं अगले स्टेशन पर उतरकर पुलिस को यही बताऊंगा कि कोई अनजान आदमी अटेंडेंट के कपड़ों में रिचर्ड के कमरे में आया, उसने रिचर्ड को मारा और फिर मिसेज हॉवर्ड के कैबिन की विंडो से भाग गया। इस वक्त हम सब की आंखों में हरक्यूल के लिए इज्जत देख रहे थे। सभी हरक्यूल की इंटेलिजेंस से भी इम्प्रेस थे कि उन्होंने एक मुश्किल मर्डर की मिस्ट्री को चंद दिनों में ही सॉल्व कर दिया था। हरक्यूल अब सबको बाय कहकर अगले स्टेशन पर उतर जाते हैं, क्योंकि उन्हें इस मर्डर की डिटेल्स पुलिस को देनी थी और इस केस को यही खत्म करना था। जिन्हें दिखाते हुए ये कहानी यहाँ खत्म हो जाती है।